से हम लोग घटना चक्र जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्रों का संग्रह है उसे देखते हैं। इसमें लगभग 400 प्रश्न हैं। एक वीडियो में लगभग हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। लगभग 6 से 8 वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? अंजीरा, दम्बसदात, किलीगुम्द, मोहम्मद, मेहरगढ़। तो कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से। और इसी में देख लें तो कृषि पशुपालन का तो साक्ष्य देख लिए, लेकिन इसके साथ ही चावल का साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हुआ प्रयाग जिले के बेलन नदी के तट पर। लेकिन याद रखना है हम लोग को, चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग को? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा गया। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का भी प्रचलन था, जिन्हें प्रायः ताम्रपाशिक संस्कृति भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग? तो मिट्टी के बर्तन पर हड़प्पा काल में लाल रंग का उपयोग होता था। मीन्स मिट्टी पर लाल रंग का डिजाइन होता था। अगला प्रश्न देखें, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? हम लोग जाने थे कि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिस काल में लिखित विवरणी प्राप्त हुआ हो और उसे पढ़ा भी जा सका हो। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिस काल में कोई लिखित विवरणी प्राप्त नहीं हुआ हो। आदि ऐतिहासिक काल लिखित विवरणी तो प्राप्त हुआ हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया हो। उत्तर ऐतिहासिक काल तो ई जो है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको तो लिखित विवरणी प्राप्त हुआ था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आद्र ऐतिहासिक काल। पर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला। बताइए। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे पक्की ईंट से बनी इमारत, सिंधु काल की विशेषता। छठा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है देखे थे हम लोग? लोथल। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल है, जो कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो कौन? अब ये देख रहे हैं हम लोग, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, तो टेराकोटा का हल बनावली, टेराकोटा का हल बनावली से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर या हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का निशान मिला? तो जुते हुए खेत का निशान कालीबंगा से मिला, जुटे हुए खेत का निशान कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये जो है अपने आप में कठिन प्रश्न है, इसे देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.ए. वत्स, बी.ए. स्मिथ। तो बी.ए. स्मिथ इससे जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। तो कौन कौन थे इनका नाम एक बार जान लें। तो देखें कि कुछ विद्वान थे, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और एलेस्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी। ये सब क्या थे? तो हड़प्पा कालीन उत्खनन कार्य से संबंधित व्यक्ति थे। वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित नहीं रहे। बोगसगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। सही बात है, वैदिक देवी देवता 4 बोले थे, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता था।
हम लोग देखे थे। कौन कौन था? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। अगला प्रश्न देखें, प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध, मतलब दसरा के युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी या प्रोशनी नदी के किनारे। इस अभी जो है इसका नाम रावी हो गया है। पूर्व में क्या नाम था? प्रोशनी। ऋग्वेद में कौन सा मंडल में पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? देवता सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न देखें, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अब ये देखें, सोम देवता को, और उसमें पे पर नामकृत देवता है ये सोम। 15 गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन सा दर्शन जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसमें देखें, वैशेषिक दर्शन जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद जो है इसके प्रवर्तक थे। तो हम लोग जानते हैं, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, सांख्य कपिल, वैशेषिक कणाद। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, या उसे कुंडलपुर भी कहते हैं। इसकी माता कौन थी? त्रिशला। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता सिद्धार्थ गायत्री कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ठीक। और ये देखेंगे कि नंदीवर्धन उनके बड़े भाई थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी देते हैं। हम लोग को भी यही 540 ईस्वी याद रख लेना है। इसी आधार पर बाकी जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, महावीर स्वामी की सही जन्म की तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? मतलब महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर की तो मृत्यु जो हुई पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो उनके कौन थे? दामाद। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ सिद्धांत दिया, वो कौन सा जगह था? तो सारनाथ में। सबसे अधिक कहाँ दिया? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। देखें इसको, महात्मा बुद्ध अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म के प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, और वहीं चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमदव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, जिस पीड़ा दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कुशीनगर मल्ल की राजधानी पहुंचे थे। वहीं 483 ईसा पूर्व या 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे किस घटना के नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक।
शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधंग पिटक। त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। तो सच्ची ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, तो हम लोग जानते थे त्रिरत्न किसका है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। तो किसका है ये? केबीसी, बिहेवियर, सच्ची ज्ञान, सच्ची शिष्टा, जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न को जान गए हम लोग, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों त्रिरत्न है किसका? जैन धर्म का। बौद्ध धर्म का? बौद्ध धर्म संघ। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बनाया। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? तो पंचम पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। 27वां क्वेश्चन देखें। बराबर की पहाड़ियों बराबर की गुफाओं का उपयोग किन आश्रय गृह रूप में किया गया? तो आजीविकों के लिए दान दिया गया था, हम लोग पढ़े थे। अशोक मौर्य काल में उसके पौत्र दशरथ के द्वारा आजीविकों को दान में दिया गया था। उसमें 3 सुदामा की गुफा, कर्ण की गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध था अशोक के समय में। अब देखें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में क्या थे? महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के चलते महावीर के शिष्यता त्याग कर आजीवक संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हम लोग बढ़िया से जान चुके हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक उड्डयन थे, और उन्होंने क्या किया था? उसे ही राजधानी बनाया था, जो वर्तमान में पटना कहलाता है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उड्डयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना की थी। और कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अब ये देखें हम लोग उड्डयन को। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? देख चुके हैं। उड्डयन बार बार पूछ रहा है, इसलिए देख लें कि कितना महत्वपूर्ण है। 31वां प्रश्न। ये सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में जो पहला गणतंत्र वैशाली है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। कहाँ? वैशाली में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बार बार पूछ लिया जाता है। राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। इसे पढ़ लें एक बार। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ के पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध की प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ? राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो हम लोग इस अपने वीडियो में कई बार देख चुके हैं। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में से की। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो ब्रह्मलिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्रह्मलिपि को सबसे प्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। बताए थे कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान अशोक के लेखों को
उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों को देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में देवनाम प्रिय के बारे में, देवनाम प्रिय किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। ये बात मस्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी उसका अशोक नाम, किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया? तो मस्की, गुर्जरा, निठुर, उद्वलम अभिलेख में, याद रखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो हम लोग बार बार देखें, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये लिखा हुआ कहीं क्या? नहीं लिखा हुआ। इसका पुस्तक का नाम इंडिका है, मौर्य कालीन इतिहास को बताता है। इंडिका के लेखक कौन है? अब ये देखें कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखें, मेगास्थनीज किसका दूत था? यही प्रश्न के बन के आ गया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कौन किया? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना कर डाली। अगला प्रश्न देखें, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां के बारे में बताएगा? तो रुद्रदमन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, विष्क। तो खारवेल का जो है जैन धर्म के तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था। अगला प्रश्न देखें, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है महामेघवाहन, चेदी या सातवाहन या राष्ट्रभोज। तो ये संबंध जो है देख लें हम लोग कि कलिंग जो है चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। तो इससे कौन सा आंसर हो जाना चाहिए? कौन सा वंश हो जाना चाहिए? बी, कलिंग जो है चेदी वंश का। लेकिन आंसर में जो है यहाँ ई दे दिया गया है। ये इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। किस वंश का है? चेदी वंश का। इसके आंसर पर ध्यान नहीं दे। 44, प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा गया? जानते हैं हम लोग कि समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत के नेपोलियन कहा गया। इतिहासकार विसेंट स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। आज समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है? इसका लेखक कौन था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का हरिसेन। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे, कौन? स्कंदगुप्त। कौन थे गुप्त सम्राट? स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखें, किस प्रकार की भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था या अपहृत कहा जाता? अपहृत बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपहृत कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखें, चीनी यात्री श्योंगयोंग की भारत यात्रा का समय देख रहे हैं किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे कि श्योंगयोंग की यात्रा 515 से 520 ईस्वी। श्योंगयोंग की यात्रा चीनी यात्री 515 से 520 ईस्वी के बीच आए थे भारत। इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा की, बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत में यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय में कौन आए थे? ह्वेनसोन किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में, याद रखेंगे। 49, सेकेंड लास्ट देखते हैं कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। उदंतपुर शिक्षा का केंद्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर है बिहार में। उदंतपुर बिहार में है। जानिए विशेष उदंतपुर के बारे में जानना है तो उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। किसकी स्थापना? उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न को आज पूरा कर लिया। कल 51 से लेकर 100 तक को देखेंगे, लेकिन इस प्रश्न की सीरीज को 1 से 2 बार देख लें और इससे यह जानने का प्रयास करें कि किस किस तरह के प्रश्न बीपीएससी में इतिहास से पूछे गए हैं। इसे देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।